कैसे आप सभी लोग आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आइए इनकम फ्रॉम दी हेड या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो पार्ट है, इस पार्ट को समझते हैं थोड़ा सा। और ये पूरी चीज जो है मैं आपको करवा रहा हूं, इस तरीके से करवाऊंगा कि जो भी आप इस सेशन के अंदर में देखोगे दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये सीएमए इंटर जून 24 एंड दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए। इनफैक्ट अगर आप जून 25 के लिए भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे जो फरवरी 25 में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और वो सीए इंटर कर रहा है या सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहा है तो उस केस में आपका कंटेंट तो सेम है, आप बिल्कुल देख सकते हो। आपके केस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर चेंज हो गए जो आप अलग से देख सकते हो। ठीक है, जो सीए में इंटर वाले हो आपके लिए जो भी क्वेश्चन आंसर मैं इसमें करवाने वाला हूं वो सब डायरेक्टली आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए पूरी तरीके से ध्यान देना। अगर मैं वेटेज की भी बात करूं तो आपको पता है इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा खास क्वेश्चन आ सकता है जो सिर्फ एचपी के लिए हो, चांसेस उसके रेयर है, बट टोटल इनकम के अंदर में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, एमसीक्यू में जरूर आ सकता है, इवन थ्योरी में भी आ सकता है। हेड कंपेयर्ड टू सैलरी पीजीबीपी कैपिटल गेन काफी छोटा है कंपेयर्ड टू देम, कंपेयर्ड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस थोड़ा सा डबल है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज एज सच नहीं है, कुछ सिंपल से पॉइंट्स है, मैं एक एक करके जॉट डाउन भी करवा दूंगा आपको ध्यान देना है। जो जहां पे चाहिए आप सेशन को पॉज करिएगा, उस चीज को देख लीजिएगा। रीड करना चाहो साथ में कर सकते हो, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना चाहो साथ में कर सकते हो। मैं क्विक इन दी मैनर, मैं बीच में गैप नहीं दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने रिकॉर्ड इसको जब किया हुआ है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फेस टू फेस में ऑनलाइन लाइव में, जहां ये सेशन लगभग 10 12 15 घंटे का होगा, बट ये आपको क्रिस्प करके एडिट करके 3 से 4 घंटे से भी अंदर में हो जाना चाहिए एचपी आइडियली। ठीक है, 2.5-3 घंटे में हो जाता है, यूजुअली हो जाना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। सो पीपल, आपको नोट्स भी जो है टेलीग्राम पे केसीफाइंग टेक्स्ट के अंदर में आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक है, आप जाकर के चेक करिएगा। दिक्कत होती है मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की फाइल होगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, हाईलाइटेड पोर्शन होगा मेरा, एक कंसेप्ट्स की फाइल होगी और एक 5 पेज की समरी फाइल होगी। ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, जब मैं इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूं, इसके अंदर में बहुत सारे सेक्शंस है। सर कौन से सेक्शन है? सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है कि यार एचपी इनकम कौन से केस में आएगा और एचपी का टैक्स कौन से केस में आएगा। ठीक है, उसके बाद 23 बात करता है एनुअल वैल्यू निकालना, जिस वैल्यू के ऊपर आप इनकम टैक्स लगाते हो। 24 बोलता है इस वैल्यू से कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। 25 बोलता है कि अमाउंट जो डिडक्शन नहीं मिल पाएगा जिसका। 25A बोलता है कि अगर अरियर्स ऑफ रेंट है या अनरियलाइज्ड रेंट है, मतलब कोई ऐसा रेंट जो ड्यू है बट मुझे मिला नहीं है, कोई ऐसा रेंट जो पहले से ड्यू है और अभी मिला है, उसके केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। 26 बोलता है कि अगर को ओनरशिप है, को ओनरशिप के केस में क्या करोगे। 27 बोलता है डीम्ड ओनरशिप सेक्शन, कौन से केस में डीम्ड ओनरशिप कहा जाएगा। एक एक करके सेक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन नंबर 22 पे। सेक्शन 22 क्या बोलता है? एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट thereto of which the assessee is the owner is chargeable under the head income from house property। तो सर ये लैंड बिल्डिंग के बाद लैंड अपॉर्टेंट thereto, इन सबका मतलब क्या होता है? 2 मिनट के लिए रुकिएगा। एक्सेप्शन, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, कौन से केस में? फॉलोइंग केसेस में। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, या फिर प्रॉपर्टी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एसएससीज आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मेरा काम ही है बिल्डिंग को रेंट पे देना। ठीक है ना, मेरा काम ही है बिल्डिंग को रेंट पे देना, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। उस केस में ये पीजीबीपी होगा, अगर ये मेरा काम है तो। बट ये मेरा काम है नहीं डायरेक्टली देखा जाए तो, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, काम तो नहीं है बट मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं हूं, बट मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने सेव करके पैसा बनाया हुआ है, उस प्रॉपर्टी के लिए एचपी इनकम में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर यहां तक? हाँ या ना? आइए अब इसी चीज के डिटेल के अंदर में जाता है। सेक्शन 23 पे जाने से पहले सेक्शन 22 को समझना पड़ेगा कि यार चार्जिंग सेक्शन एग्जैक्टली बोलता क्या है। ये मैं आगे कंसेप्ट के प्रॉपर्टी में, कंसेप्ट के फाइल में, सॉरी, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल रादर देन एक्चुअल इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने आपकी प्रॉपर्टी को, ये घर को आपने रेंट पे दे दिया, रेंट जो भी आएगी एज इट इज टैक्स करेंगे क्या उसको? नहीं, हम एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को ही टैक्स करेंगे। सेक्शन 22 बोलता है कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, जब आपकी इनकम, आपका जो एचपी है उसका एनुअल वैल्यू निकालने का पहला कंडीशन क्या है? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट thereto होना चाहिए। इसके अंदर में ये क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में कोई भी लैंड है, ये समझो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आजू बाजू में जो लैंड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए घर है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है, ये अगल बगल में जो एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा एरिया जो है इसको हम बोलते हैं लैंड अपॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, उसको सराउंड करने वाला।
ठीक है, इसके ऊपर रूफ होगा तो भी ठीक है, इसके ऊपर रूफ नहीं होगा तो भी ठीक है, टेम्पररी रूफ भी हो सकता है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो ये वाले पोर्शन को अगर आप रेंट आउट करते हो या इसका वैल्यू ऐड करते हो बिल्डिंग को लेट आउट करने में, तो भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी ये लैंड अपार्टमेंट टू माना जाएगा, राइट। उसके बाद यहां देखिएगा, बिल्डिंग इंक्लूड्स एनक्लोजर ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउसेस, वैकेंट लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। उसके केस में अगर आप उसको लेट आउट करते हो तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा, हमने देखा भी है उस केस में, ठीक है। रूफ की जरूरत नहीं है, रेसिडेंशियल हो नॉन रेसिडेंशियल हो। लार्ज स्टेडियम और ओपन स्विमिंग पूल इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग। इट शुड बी परमानेंट स्ट्रक्चर मेंट फॉर अ यूजफुल पर्पस, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर लोग रह सकते हैं, काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। If a building consists of several flats, each flat is considered a separate house property, provided वो register होना चाहिए as a separate flat, ठीक है ना। तो एक बिल्डिंग है जिसमें 100 लोग रह रहे हैं, 100 अलग अलग फ्लैट है, तो ये हर फ्लैट को इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद an incomplete or a ruined or a demolished house cannot be termed as a house property, ठीक है। तो एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, उसको डेमोलिश किया जा रहा है, आधा ही बन गया है, इनकम्प्लीट है, उसको एचपी नहीं मान सकते। लैंड अपार्टमेंट के अंदर में कार पार्किंग भी आ जाएगा, कोई अप्रोच रोड्स, बैकयार्ड वगैरह, कोर्टयार्ड वगैरह, ये भी आ जाएंगे। कंडीशन नंबर 2 बोलता है ये कि यार ओनर होना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए, उसके बाद जिसके हाथ में इसको टैक्स करेंगे वो ओनर भी तो होना चाहिए, राइट। सो ओनर का मतलब यहां क्या आ जाएगा, एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज assessed to tax only in the hands of the owner even if he is not in the receipt of this particular income। इसका मतलब एक और बात समझने आती है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, मेरा टेनेंट जो है उसने और किसी को रेंट पे दिया, तो वो ओनर है क्या, नहीं है, बट उसने रेंट पे दिया क्या, हाँ, तो इनकम आ गया उसके हाथ में, यस, बट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। हमने सब लेटिंग का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। तो मेन लेटिंग जो है लैंडलॉर्ड से टेनेंट और फिर टेनेंट से सब टेनेंट, तो टेनेंट ओनर नहीं है ना, तो एचपी में नहीं आएगा, नहीं तो एचपी में आ जाता, बट मैं लैंडलॉर्ड ओनर हूं क्या, हाँ, तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, ये मेरे लिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। मेरे टेनेंट के लिए इनकम तो है बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा, बिकॉज सबलेटिंग से है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, डीम्ड ओनर, ओनर होना चाहिए, ठीक है। तो लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियल ओनर मतलब जो प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी कोई बुजुर्ग के नाम पे है जो गुजर चुके हैं, बट उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, ये प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उसमें से रेंटल इनकम कमा रहे हैं। इन्होंने नाम चेंज नहीं किया, सब कुछ लीगल है, विल वगैरह सब कुछ है, सब कुछ लगा हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट है, सब कुछ है प्रॉपरली, बट नाम चेंज नहीं किया, टाइम नहीं था करने के लिए। तो जब भी ये इनकम कमाएंगे उसमें से उसको इनको ही टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द बेनिफिशियल ओनर, ठीक है ना। तो डीम्ड ओनर भी, बेनिफिशियल ओनर भी, शॉर्ट ऑफ डीम्ड ओनर सेक्शन 27 के अंदर में बताया गया है। फिक्शनल ओनर, डीम्ड ओनर क्या बोलता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है ये, व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स, ये हमने सेम पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी देखा हुआ है, व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस नॉट बीइंग इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स के केस की बात नहीं हो रही, उसके अलावा की बात हो रही है। या फिर अगर एक इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी को माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया हुआ जो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, ठीक है। तो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए और माइनर चाइल्ड को दे दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड, ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। तो मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफर किया, मैंने मेरे बच्चों को ट्रांसफर किया, उस केस में क्या माना जाएगा, उस केस में इसको माना जाएगा डीम्ड ओनर। कौन डीम्ड ओनर, मैं डीम्ड ओनर हूं, मैंने ट्रांसफर की ना प्रॉपर्टी, आई एम द डीम्ड ओनर। भले ही वो प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम पे, बच्चे के नाम पे, स्टिल टैक्स कौन पे करेगा, मैं पे करेगा। क्यों, बिकॉज ये पर्टिकुलर ट्रांसफर यहां कवर्ड है। सीधी सी बात है ना यार, आप सोचिए ना, आपका इनकम डाइवर्ट करने के लिए, आपका टैक्स रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप आप करने वाले नहीं, तो क्यों करते आप, ठीक है। बट हालांकि डाइवोर्स की बात करें, मैरिड डॉटर जो हो उसको अगर घर दे दिया तो गिफ्ट वगैरह माना गया, या डाइवोर्स में तो वो लीगल अरेंजमेंट जो होगा, सेटलमेंट होगा, उसके हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर मस्ट बी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर ट्रांसफर एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए किया गया है, आपने किसी को ट्रांसफर किया, भले वो वाइफ हो, डॉटर हो, या सन हो, या हस्बैंड हो, स्पाउस हो बेसिकली, तो इसमें अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो ये क्लॉज नहीं लगता। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो ये क्लॉज लगेगा। सर एडिक्वेट इनएडिक्वेट कैसे समझिएगा अपने को, मार्केट वैल्यू निकालिए, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखिए, रेडी रेकनर का जो रेट होता है उसके हिसाब से देखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्शिएबल एस्टेट मतलब क्या, आप ऐसे प्रॉपर्टी के होल्डर हो जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता लीगली, तो उस केस में हम डीम्ड ओनर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक ही घर है, एक ही फ्लैट है, 2 BHK का एक ही फ्लैट है, एक ही सोसाइटी के अंदर में, एक ही बिल्डिंग के अंदर में है, अब उसको 2 अलग अलग यूनिट को आप रजिस्टर नहीं कर सकते, बन गया एक बार, बन गया, खत्म, बात खत्म, क्लोज।
लीगली डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर लीगली डिवाइड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये क्लॉज नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी कोई मेंबर की है जो किसी कंपनी के अंदर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, एओपी का मेंबर है, ठीक है, और ये हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम के अंदर, हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंदर में अगर आता है तो ही इस पे डीम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है, तो ही डीम्ड ओनर। अगर ये हाउस बिल्डिंग स्कीम में नहीं आता है तो डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। मतलब हाउस बिल्डिंग स्कीम मतलब एक बिल्डिंग बनाई है और उसमें एक स्कीम प्रॉपर्ली दी हुई कि यार लोगों को अलॉट किए जाएंगे फ्लैट्स, राइट। आप अगर महाराष्ट्र में पुणे में वगैरह रहते हो तो माड़ा स्कीम्स वगैरह होते हैं सॉर्ट ऑफ, इस केस में भी वो प्रॉपर्टी डीम्ड ओनर के केस में आ जाती है, ठीक है। चलिए, सो ये सच मेंबरशिप के अंदर में होगा, दो इट इज नॉट अ लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टिल आई विल बी लायबल टू पे द टैक्स और आई विल बी लायबल टू पे द इनकम टैक्स ऑन द रेंट इनकम दैट आई रिसीव। मतलब प्रॉपर्टी किसकी है? गवर्नमेंट की है। प्रॉपर्टी किसकी? कॉर्पोरेशन की। प्रॉपर्टी किसकी? और किसी की है, बट मुझे अलॉट किया गया है वहां पे हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत, तो आई बिकम द डीम्ड ओनर एंड आई विल पे द टैक्स ऑन इट, ठीक है। अ पर्सन हु एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, क्या बोलते हैं ये बोलते हैं SSC has taken the possession of the property, SSC has partly performed or promised to perform the contract, मतलब उसने कंसिडरेशन पे किया है आधा या कंसिडरेशन पे करने के लिए रेडी हुआ है वो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये जिसके नाम पे आती है वो बन जाएगा, ठीक है। दो द सेल डीड माइट नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द बायर, स्टिल सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी गिवन एंड इसके लिए वो बन जाएगा डीम्ड ओनर। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मैंने भले ही आपको पूरा पैसा नहीं दिया बट पूरा पैसा आगे देने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं देने वाला हूं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में जब तक ये पैसा दूंगा तब तक भी प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो प्रॉपर्टी अगर मेरी है तो उसमें से इनकम जो मैं कमाऊंगा ये भी मेरी इनकम होने वाली है, उसके ऊपर टैक्स भी मैं ही भरने वाला हूं, ठीक है। लेसी ऑफ अ बिल्डिंग अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, आइए समझते हैं क्या बोलते हैं ये। लीज शुड बी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, लीज 12 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। अगर इसका एग्रीमेंट किया गया है उसके केस में ही क्या किया जाएगा, उसके केस में ही इस पर्टिकुलर क्लॉज को एक्टिवेट किया जाएगा, यानी कि आप बन जाएंगे डीम्ड ओनर। तो अगर आपने किसी को लीज पे दे दिया है 12 ईयर्स से ज्यादा, लीज मतलब बेसिकली रेंट है, ठीक है, 12 ईयर्स से ज्यादा इंक्लूडिंग कोई एक्सटेंशन पीरियड होगा तो इसको माना जाएगा। अबव प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, एक साल से अंदर का रेंट यानी कि 11 मंथ्स का रेंट या फिर पर मंथ एक महीने का रेंट आप देते हो उसको नहीं माना जाएगा यहाँ पे, राइट, उसको नहीं माना जाएगा। आपने 12 साल के लिए किसी को दे दिया फिर उसने एक महीने के लिए आगे दे दिया तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस पर्सन के लिए माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स यहां पे थे। कंडीशन नंबर 3 बोलता है, मतलब पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था बिल्डिंग होना चाहिए या लैंड अपरटन टू होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था? ओनर होना चाहिए। ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर, लीगल ओनर, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर के 5 चीजें थी हमने देख ली। प्रॉपर्टी कंडीशन 3 बोलता है प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस के लिए यूज किया तो पीजीबीपी में जाएगा ना यार सीधा, समझ रहे हो। और सब लेटिंग क्या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के अलावा जो होता है वो एचपी के अंदर आएगा, बाकी एचपी के अंदर में नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज, आपने घर है, आपका घर है और आपने उसको एम्प्लॉइज को लेट आउट कर दिया तो बिजनेस के लिए यूज किया ना, इसको हम पीजीबीपी मानेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया, पीजीबीपी मानेंगे। एंसिलरी यूनिट्स, आपके कुछ अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग यू कैन से सिस्टर कंपनीज एक्सेट्रा, उनको दे दिया, क्या माना जाएगा? पीजीबीपी माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना। अब यहां पे इसको समझते हैं। लेटिंग आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर प्रमोशन ऑफ ओन बिजनेस, क्या बोलते हैं? फॉर प्रमोशन ऑफ ओन बिजनेस वर्सेस लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस करना, ठीक है। सो फॉर ओन बिजनेस के अंदर में बोलते हैं पीजीबीपी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आप प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हो ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, तो आप ही के लिए यूज कर रहे हो आप। एसएससी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो भी ये पीजीबीपी ही होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? तो भी ये पीजीबीपी ही होगा। बट देखिएगा, इफ एन एसएससी is running a business with main objective of building and developing house properties to either let out the house property, then annual value of the property shall be taxable under income from house property. However, profit on sale of such shall be taxable under PGBP. Accordingly, ये सेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार देख ले और फिर मेरे साथ आगे बढ़े। मैं यहां पे 1 सेकंड जूम ही कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। आइए, ये हो चुका होगा आई गेस। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केसेस के बारे में यहां पे खास मेंशन आपके स्टडी मटेरियल में किया गया है, जैसे कि फॉरेन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर फॉरेन प्रॉपर्टी है और वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस है तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा हमारे केस में, हमारे हैंड्स में, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हैंड्स में। अगर NOR है या NR है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है, तो अगर इनकम इंडिया में रिसीव होता है तो ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। बट इन व्हाटएवर केसेस जो भी कंप्यूटेशन होगा ये एनुअल वैल्यू जो होगा वो कैलकुलेट होगा, राइट। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ता है। डिस्प्यूटेड ओनरशिप, merely due to a dispute in the ownership, assessment cannot be postponed. जिसको पैसा मिलता है, देखो लिखा हुआ है, जिसको रिसिट मिला है या जो एंजॉय करता है पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके हाथ में ये टैक्सेबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि यार मेरे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है कि यार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जैसे आप यूजुअली देखते हो इंडिया के अंदर में, ठीक है। सो क्या हो जाता है एग्जैक्टली यहाँ पे कि टू पीपल आर फाइटिंग कि नहीं यार पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी की थी, वो बोलता नहीं पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी की थी, विल है नहीं, डिस्प्यूट में चल रही है प्रॉपर्टी, तो चलो सालों साल तारीख पे तारीख चलते जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जिसके हाथ में भी प्रॉपर्टी है या जो उसका रेंट इनकम एक्चुअल में रिसीव कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट रेंट की। आपको याद होगा कंपोजिट रेंट के बारे में हम पीजीबीपी के अंदर भी डिस्कस करके आए थे, इनफैक्ट हमने इसको जीएसटी के अंदर भी डिस्कस किया, इनफैक्ट इसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं ये, आपको बिल्डिंग का जो यू कैन से रेंट है ये भी मिल रहा है, बिल्डिंग के साथ साथ उसमें फर्नीचर है उसका भी रेंट मिल रहा है, कोई मशीनरी है उसका भी रेंट मिल रहा है। अब कैसे करेंगे, तो कंपोजिट रेंट विल बी इक्वल टू रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस रेंट फॉर अदर एसेट्स और वॉट एवर अदर चार्जेस आर टेकन फ्रॉम यू। बट हाउ विल यू एक्चुअली क्लब दिस और व्हाट विल यू डू एग्जैक्टली, तो देखिए क्या बोलते हैं ये, अगर कंपोजिट रेंट जो है ये सेपरेबल है, मैं 10,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा हूं, बट मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं कि यार 7,000 में प्रॉपर्टी का पे कर रहा हूं, 3,000 में ये फर्नीचर का पे कर रहा हूं। तो अगर सेपरेबल है तो आपका बिल्डिंग जाएगा एचपी के अंदर में, और जो सेपरेबल एसेट है अगर वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो पीजीबीपी में जाएगा, अगर वो घर के लिए यूज हो रहा है तो अदर सोर्सेस में जाएगा। बट अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है तो आप एचपी का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप या तो बिजनेस है तो पीजीबीपी में जाएगा, नहीं तो अदर सोर्सेस में जाएगा। ये कहीं भी कोई भी लेवल पे एचपी के अंदर नहीं आएगा अगर सेपरेबल नहीं है तो, अगर सेपरेबल है तो आ जाएगा अकॉर्डिंगली। रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट इज अदर सोर्सेस, क्या है, अदर सोर्सेस है, राइट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार आप टेनेंट बन चुके हो तो आप किसी को रेंट दे रहे हो उसके लिए एचपी हो जाएगा, बट आप जो पेइंग गेस्ट रख रहे हो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम तो अभी भी रहेगा। लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विथ अदर इनसेपरेबल एसेट्स, ध्यान से देखना मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है ये, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विथ अदर इनसेपरेबल एसेट्स लाइक मशीनरी प्लांट फर्नीचर, इफ लेटिंग ऑफ ओनली बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ बिल्डिंग को आप लेट आउट कर ही नहीं सकते, आपको कंपलसरी बिल्डिंग को किसी के साथ कंबाइन करके ही देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप कंबाइन करके ही देना पड़ेगा बट भले वो सेग्रीगेबल है तो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ही होगा, बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ही होगा, बिकॉज आप एक्चुअल में सेपरेबल नहीं कर सकते उसको, आपने सेपरेबल किया तो भी चलेगा। आप ऐसा बोलते हो देखो यार मैं उसका इतना चार्ज कर रहा हूं उसका इतना चार्ज कर रहा हूं, अलग अलग अमाउंट, बट आप एक्चुअल में उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जैसे होटल रूम ऑडिटोरियम आप सेग्रीगेट कर सकते हो क्या, उस प्रॉपर्टी में से नहीं कर सकते हो। तो अगर आप होटल रूम के लिए चार्ज करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो किसके लिए जाएगा, ऑडिटोरियम में फंक्शन होगा तो यूज कर सकता है, उसका अलग से थोड़ी ना चार्ज करोगे आप, वो तो सेम में आएगा, इनसेपरेबल में माना जाएगा इसको, ठीक है, राइट। आइए आगे बढ़ता है, को ओनरशिप के बारे में बात करता है, राइट। सेक्शन नंबर 26 बात करता है को ओनरशिप के बारे में, जो बोलता है इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय 2 और मोर पीपल ईदर ज्वाइंटली और इन केसेस वेयर, कोई तो ज्वाइंटली मतलब क्या, 50-50% जरूरी नहीं है, ज्वाइंटली तो कितना भी परसेंटेज हो सकता है, 1% का भी आपका शेयर ओनरशिप होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में तो भी आप को ओनर बन जाते हो, ठीक है। बट ये कब पॉसिबल है, जब ये को ओनरशिप जो है, ये जो इंडिविजुअल शेयर है ये डेफिनाइट भी है, मतलब ये सर्टन है, प्रॉपर है, उसको काउंट भी किया जा सकता है और उसको असर्टेन भी किया जा सकता है उसी केस में, ठीक है ना। सो को ओनरशिप के अंदर में अगर को ओनरशिप होता है तो उस केस में एग्जैक्टली होगा क्या, इसके बारे में समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखो ये क्या बोलता है, शेयर ऑफ ईच को ओनर इन दी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एज कैलकुलेटेड शैल बी कैलकुलेटेड इन टोटल इनकम। जो भी शेयर होल्डर, सपोज मेरा 50% प्रॉपर्टी में हिस्सा है और किसी का 50% प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो दोनों का 50-50% जो भी इनकम है और टोटल इनकम का वो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अभी समझने नहीं आएगा तो इसको चाहिए तो आप यहां पे मार्क करके रख सकते हो। हम डिडक्शंस पे जाएंगे थोड़ी देर में, 2-5 मिनट में। डिडक्शंस कंप्लीट होने के बाद आपको ये समझने आ जाएगा। तो वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को-ओनर्स एंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच ऑफ द को-ओनर, then all of them can claim the benefit of interest on loan that is allowed to the co-owners to the extent of 30,000 or 2 lakh as the case may be. Each of the co-owner can claim the interest. इसके ऊपर बात करेंगे। को-ओनरशिप का सेक्शन जो है ये मैंडेटरी है। अगर आप को-ओनर्स हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते एट द ऑप्शन ऑफ एनी वन पर्सन दैट पर्सन विल बी द होल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वगैरह माना जाएगा, ऐसा कुछ भी यहां नहीं चलने वाला है। यहां ये सेक्शन कंपल्सरी लगने वाला है, ठीक है। पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फर्म, अगर कोई पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मतलब कोई इंसान है पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, तो इस केस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो भी बिजनेस फर्म कैरी ऑन करता है इज considered as it is being carried on by the partners. So annual letting value of the property belonging to the SSC which is in the occupation of the firm in which the SSC is the partner is not includable in the total income of the partner. ये पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से ही माना जाएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, आपने कुछ प्रॉपर्टीज परचेस किए हैं, उसको लेट आउट नहीं किया और उसको फिर आपने सेल कर दिया,
क्या बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी को परचेस किया, किसके लिए, सेल करने के लिए। तो इस केस में एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा, आपने रेंट पे नहीं दिया, आपने परचेस की प्रॉपर्टी, क्यों परचेस की, क्योंकि सेल करना है आपको, राइट। तो अप टू 2 इयर्स के अंदर में अगर आपने उसको सेल कर दिया तो एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा। आपने आफ्टर द कंप्लीशन उसको सेल कर दिया, अप टू 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है, या उसके बाद आपने अगर किया तो अकॉर्डिंगली एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस। हम आगे इसको देखने वाले हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आगे कवर हो जाएगा आपका। अब इस वाले पॉइंट को मैं चाहता हूं आप एक बार देखें, पहले इस पॉइंट को आप एक बार देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है ये, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, ये जो कंसेप्ट है म्यूचुअलिटी का, इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या बोलता है ये सेक्शन 22 यानी कि चार्जिंग सेक्शन एचपी का, लेवीज टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट ऑन द एक्चुअल इनकम। ये हम 10 बार पढ़ चुके हैं अभी से पहले। इन केस ऑफ अ क्लब व्हिच प्रोवाइड्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सक्लूसिवली टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब एंड देयर गेस्ट एंड नॉट टू एनी नॉन मेंबर्स, इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन profit seeking person and run on no profit no loss basis. Such club is running on the principle of mutuality and its members are not entitled to any share of profit. In this case of such a mutual concern, not only the surplus of the organization but also the annual value of the clubhouse shall be exempted from tax. ठीक है, तो ऐसा कोई क्लब है, जैसे कि बहुत सारे जगह पे ऐसे होते हैं, कुछ क्लब्स होते हैं। अगर आप पूना वगैरह से बिलोंग करते हो शायद, तो आपने पूना क्लब के बारे में सुना होगा, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स होते हैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग टाउन्स में। तो कोई एक क्लब है जिसमें कोई मेंबरशिप फीस भरनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उस क्लब को एक्सेस कर सकते हो। उसमें स्विमिंग पूल है वो कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो कर सकते हो, रेस्टोरेंट है वो कर सकते हो, जो भी होगा, राइट। तो आप अगर क्लब के पास जाकर के मेंबरशिप भर रहे हो तो ये म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, बता रहा है कि क्लब आपके लिए काम करता है, आप क्लब के लिए पैसा देते हो या आपके गेस्ट्स के लिए। ये कोई भी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ये कोई भी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, मतलब नॉन क्लब मेंबर्स के लिए नहीं। तो ये म्यूचुअल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी सरप्लस ऑर्गेनाइजेशन का आता है, ये अज्यूम किया जाता है कि प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं किया जा रहा है, वापस से ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाएगा। तो इस केस में जो क्लब हाउस है, जो बिल्डिंग है, इसका एनुअल प्रॉपर्टी जो है वैल्यू, जो है एनुअल प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इसमें से। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर एमसीक्यूज आने की चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज। क्या बोलता है ये, इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज इवन दो दे आर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, इवन दो देयर इज एन ओनर, स्टिल इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नंबर 1, एनी वन पैलेस और पार्ट देयरऑफ ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट लेट आउट। कोई पैलेस को अगर रेंट पे दिया गया है तो टैक्सेबल है, बट अगर कोई पैलेस को ऐसे यूज किया गया एज अ म्यूजियम एक्सेट्रा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, कोई भी एक्स रूलर का कोई भी पैलेस हो, कोई भी पैलेस हो, फोर्ट हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। If the ex-ruler has a house property and the part of which is self-occupied and remaining let out, then only self-occupied part shall be exempted. Sir, what do you mean by let out? What do you mean by self-occupied? Self-occupied मतलब मैं खुद रह रहा हूं वहां पे। Let out मतलब मैंने उसको रेंट पे दे दिया है किसी को। अगर रेंट पे देता हूं तो मुझे रेंटल इनकम आएगा। अगर मैं खुद रह रहा हूं तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसपे मुझे एग्जेम्पशन मिल सकता है। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना? ठीक है, सो यहां पे बेसिकली अगर आप खुद रह रहे हो तो ठीक है, आप खुद नहीं रह रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, लोकल अथॉरिटी, इनका हाउस प्रॉपर्टी अगर होता है एग्जेम्प्टेड है। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, याद होगा तो पीजीबीपी में भी इसके बारे में देखा था। ये सब सेक्शन नंबर 10 के एग्जेम्पशन है। तो हमने सेक्शन 10 को ऐसा डायरेक्टली देखा ही नहीं है, हमने एक एक करके हर कंसेप्ट के अंदर में सेक्शन 10, सेक्शन 10, सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस देखे हुए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसकी हाउस प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल है उसकी हाउस प्रॉपर्टी है, पर्सन बीइंग रेसिडेंट ऑफ लद्दाख खास करके उनको बेनिफिट दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी होगा तो उसका बिल्डिंग जो होगा, ट्रेड यूनियन, फार्म हाउस जो है, फार्म हाउस इंपॉर्टेंट है, कोई भी टाइप का फार्म हाउस, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस या हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ओन बिजनेस और प्रोफेशन, सर यहाँ पे आप यूजुअली गलती कर देते हो, आप बोलोगे यार खुद बिजनेस प्रोफेशन के लिए तो टैक्सेबल होगा ना। अरे यहाँ एचपी के अंदर में एग्जेम्प्टेड है। बात समझने आ रही है क्या नहीं, हाँ या ना? एक बार चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा फटाफट से, गो फॉर इट फास्ट। चलिए ये देख करके हो चुका होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, राइट। उसके बाद आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। कुछ टर्म्स जो यहां दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चैप्टर का जो कंप्यूटेशन है ये डिपेंड करेगा क्या आपकी प्रॉपर्टी आप खुद ऑक्यूपाई करके बैठे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम एसओपी बोलेंगे यूजुअली, लेट आउट प्रॉपर्टी को हम एलओपी बोलेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक और प्रोविजन आता है डीएलओपी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी।
आपने तो लेट आउट नहीं किया है, बट आप तो एक ही घर में रहोगे, आपके 10 घर है, 10 में से एक घर में आप रह रहे हो, तो बचे हुए 9 क्या है, आपने लेट आउट नहीं किया, तो फिर इसको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, इसका मतलब कुछ अलग ही होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्टार स्केल नहीं इंपॉर्टेंट है, स्टार स्केल इसको इग्नोर किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, पर डीम किया जा रहा है, लगभग वही पार्ट में आसपास है। प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ 4 BHK है, उसमें से 3 BHK आपने रेंट पे दे दिया, 1 रूम में आप रह रहे हो सिर्फ, या ऐसा कुछ तो भी हो रहा है। रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, आइए ऐसा कुछ कंप्यूटेशन दिखता है। कंप्यूटेशन एज यूजुअल, पहले ऊपर असेसमेंट ईयर आ जाएगा, एसएससी का नाम आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्या बोलते हैं ये, ध्यान से देखिएगा। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्चुअल इनकम मायने रखती है क्या सर? एक्चुअल इनकम मायने नहीं रखती है। क्या मायने रखता है? गांव, गांव मतलब GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गांव से आता है नाव, नाव से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, सो गांव ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड फर्स्ट। हाउ डू यू फाइंड आउट दैट? विल चेक आउट, विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस आल्सो ऑन दैट। माइनस जो भी म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया है वो माइनस हो जाता है, इससे मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सैलरी में हुआ करते थे, तो 24A और 24B, वहां 16(1) 16(2) था। 24A बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ NAV, जो भी आपका नाव आएगा उसका 30% एज इट इज आपको रिडक्शन मिल जाएगा। और 24B बोलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसको मैं प्यार से IOBC बोलूंगा अभी से। अगर आपने लोन लिया हुआ है, बोरोड कैपिटल लोन लिया हुआ है, उसके लिए कोई इंटरेस्ट पे किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाउस प्रॉपर्टी, तो वहां पे IOBC आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा सेक्शन 80C हमने देखा हुआ है चैप्टर 6A के अंदर में, जहां प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल रीपेमेंट अलाउड हो जाता है एज अ रिडक्शन, यहां इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड होता है। तो आपका अगर लोन लिया गया है तो लोन के अंदर में 2 कंपोनेंट आएंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउड होगा 24B के अंदर में, HP हेड के अंदर में, और प्रिंसिपल अलाउड होगा 80C के अंदर में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन आप कुछ कर सकते हो। लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए ध्यान देना, अभी ये जितनी भी चीजें अगले 20-25 मिनटों में होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, हम डायरेक्टली बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। सिर्फ समझा रहा हूं, पूरा फोकस करिएगा समझने पे, क्वेश्चन बीच में सॉल्व नहीं करवा रहा हूं जानबूझ के, हम एंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैपिटल गेन के जैसा नहीं, PGBP के जैसा नहीं, वहां कंसेप्ट बाय कंसेप्ट ठीक था, यहां सब कंसेप्ट को साथ में लेकर के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा फोकस ध्यान सामने। ठीक है, आइए सो हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में माइनस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से IOBC माइनस होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 30% ऑफ NAV। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, फाइनल इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, टैक्स इज नॉट चार्ज्ड ऑन द रेंट अर्न्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बट इट इज चार्ज्ड ऑन द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी टू अर्न द रेंट। समझिए बात को, आपका हाउस प्रॉपर्टी, उससे आपको रेंट आ रहा है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज इनकम हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू कैपेसिटी है टू अर्न 25 रुपीज ऑफ रेंट, आपने टैक्स इवेड करने के लिए, आपका इनकम कम दिखाने के लिए आपने दिखा दिया 10 रुपीज एज रेंट, और बचा हुआ 15 रुपए आपने ले लिया कैश में, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसकी वैल्यू, उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको समझना है, एक्चुअल रेंट कितना आया है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये कैसे निकलेगा, कुछ टर्म्स दिए हुए, ध्यान से देखोगे तो एक ARR है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल करके है, उसके नीचे देखोगे तो GMV है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, उसके नीचे देखोगे तो फेयर रेंट है या नोशनल रेंट जिसको हम बोल सकते हैं, उसके आगे देखोगे तो स्टैंडर्ड रेंट है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा यू कैन से गवर्न किया जाता है। ऐसे 4 कंसेप्ट है, ये चारों को एक एक करके समझना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग और रीचिंग टू GAV। ठीक है, ARR क्या बोलता है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, नाम में छुपा हुआ है, एक्चुअल रेंट जितना भी आता है, ये रिसीट बेसिस पे नहीं, एक्रूअल बेसिस पे समझना है। क्या बोल रहा हूं मैं, रिसीट बेसिस पे नहीं, एक्रूअल बेसिस पे। बात समझने आ गई कि हाँ है ना। एक्रूअल मतलब क्या, मुझे इस महीने मैंने रेंट फिक्स किया हुआ है कि इस महीने से अगले 12 महीने तक मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ रेंट आने वाला है प्रॉपर्टी से, तो ये 10,000 पर मंथ आने वाला है ना, आया है क्या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, आने वाला है, फिक्स हो चुका है, प्रॉपर्टी रेंट पे चली गई है, वैल्यू फिक्स हो गया, खत्म। ठीक है, अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डी फैक्टो रेंट। क्या मतलब होता है इसका, अगर आपने देखिए, वेयर टेनेंट पेज रेंट व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सच रेंट मस्ट बी डिसइंटीग्रेटेड टू डिटरमाइन एक्चुअल रेंट। तो ये देखिए, घर का रेंट तो 15,000 है, बट हम सोसाइटी का मेंटेनेंस भरते हैं वो स्विमिंग पूल यूज करने के लिए। आप स्विमिंग पूल यूज करना चाहोगे ऑब्वियसली, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, 10,000 प्रॉपर्टी का 500 एमिनिटी का 10,500। डी फैक्टो रेंट का मतलब क्या हो जाता है, डी फैक्टो रेंट जो होता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज, डी फैक्टो रेंट उसका
वैल्यू आ जाएगा, नेट वैल्यू। ठीक है, व्हाइल कंप्यूटिंग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रेंट शैल बी कंसिडर्ड, जो ड्यू हो चुका है एक्रूअल बेसिस पे ना, तो जो आने वाला है बट आया नहीं है कंसिडर करेंगे, हाँ बट एडवांस रेंट मैंने दे दिया है बट देना नहीं चाहिए था, मतलब मैंने ले लिया है रेंट बट मुझे लेना नहीं चाहिए था, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब लेना चाहिए होगा इसको तब कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब सेकंड है जीएमवी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ये यहां है। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली जैसे नाम में दिया हुआ म्युनिसिपल, ये वो वैल्यू है जो म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है, लोकल अथॉरिटी की आपकी, ठीक है, वो डिसाइड करती है। क्या बोलता है ये? मेट्रो सिटीज, 4 ही मेट्रो सिटीज जैसे हमने एचआर के कैलकुलेशन में देखा था, नोटिफाइड इन द इनकम टैक्स एक्ट, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज चार्ज टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू आफ्टर गिविंग अ रिडक्शन ऑफ repairs being 10% of gross municipal value and allowance of for service taxes like sewerage tax, water tax etc. as a percentage of net municipal value. Hence the relationship between gross municipal value and net municipal value is as follows. अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करता हूं तो आपका नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, राइट। और नॉन मेट्रो सिटीज में बात करूं तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू सेम होता है। तो मेट्रो सिटीज में अलग से 10% वैल्यू लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस अदर सर्विसेज, अदर टैक्सेस, अदर एमिनिटीज गिवन। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे बताऊंगा मैं। उसके बाद आता है फेयर नोशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फेयर रेंट बोल सकते हो, नोशनल रेंट बोलते हो। हमारे एरिया में आसपास में जो दूसरे प्रॉपर्टीज है इनका रेंट कितना है, सिमिलर प्रॉपर्टी हो या सिमिलर लोकेलिटी, सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट कितना आ सकता है। अगर मेरे प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 आ रहा है और बगल वाले प्रॉपर्टी का रेंट एग्जैक्टली सब कुछ सेम है 20,000 आ रहा है, तो मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। ठीक है, सो इन्फ्लेटेड या डिफ्लेटेड रेंट जो भी कारण से होगा, इमरजेंसी है, ये है, वो है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उस समय क्या मिल जाएगा? फेयर रेंट मिल जाएगा। सर फेयर रेंट समझना क्यों जरूरी है बताऊंगा मैं, समझेंगे। उसके बाद कोई कोई सिटी है, कोई कोई टाउन है जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, हर जगह नहीं लगता, कोई कोई स्टेट में लगता है। जो भी स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है वहां ये 4th पॉइंट कंसिडर करना है स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि मैक्सिमम रेंट जो आप एज अ लैंडलॉर्ड आपके टेनेंट से रिकवर कर सकते हो, मैक्सिमम रेंट जो आप एज अ लैंडलॉर्ड आपके टेनेंट से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, ये तभी होगा जब आपका प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर या आपके स्टेट के अंदर में रेंट कंट्रोल एक्ट आता है। ठीक है, अब ये पोर्शन पे ध्यान दीजिए। इट कैन बी कंक्लूडेड इफ प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। सर व्हाट इज आरईआर? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, मैं इसके बारे में बात करता हूं, डिस्कस करेंगे। सो आरईआर कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट बट कैन बी लोअर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो मैक्सिमम आप जो कलेक्ट कर सकते हो वो क्या दिया गया? स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है आपको। ठीक है, आइएगा कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो। ये हम 23 में आके देख लिए है अभी। एनुअल वैल्यू में दो होते हैं, गांव और नाव। गांव होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किए हुए हैं इसको माइनस करिए, आ जाएगा नाउ नेट एनुअल वैल्यू। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, पूरा टेंशन सामने, ध्यान दीजिएगा, पूरा चार्ट अच्छे से समझिएगा। क्या बोलते हैं ये? सबसे पहली स्टेप क्या कैलकुलेट करेंगे हम? दो वैल्यूज है, उन दो वैल्यूज का हायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सर ये जो भी टर्म्स हम यहां दिख रहे हैं इस चार्ट के अंदर में, सब टर्म्स हमने अभी 2 मिनट पहले समझे हैं। 4 टर्म्स हमने समझे हैं। पहला क्या था आपका? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तीसरा क्या था आपका? फेयर रेंट या नोशनल रेंट। और फोर्थ वन क्या था आपका? स्टैंडर्ड रेंट, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? आप हायर ऑफ दो चीजें करेंगे। पहली चीज क्या है? फेयर रेंट, और दूसरा क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से जो वैल्यूएशन है और फेयर रेंट जो है, ये दो चीजें आप निकालोगे पहले। उसके बाद इन दोनों का हायर लेना है। क्या लेना है सर? इन दोनों का हायर। तो फेयर रेंट है और म्युनिसिपल वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी हायर है सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर आप इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करोगे वो स्टेप नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट, ये हो जाएगा आपका मिलाकर के एक्सपेक्टेड रेंट। सो ईआर विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप नंबर 1 में जो कैलकुलेट किया है विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी कम। क्यों कम? क्योंकि मैक्सिमम जो आप कलेक्ट कर सकते हो, क्या कलेक्ट कर सकते हो? मैक्सिमम जितना भी स्टैंडर्ड रेंट है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइंड अबव विद द एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ईआर एंड एआर। एआर क्या है सर? एक्चुअल रेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एफआर या फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो भी हायर सिलेक्ट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 1 में जो भी आता है और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर सिलेक्ट करेंगे। फिर ये बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो भी यहां कैलकुलेट कर रहे हो ये, एंड उसके साथ साथ आप क्या कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट कंपेयर करोगे। एक्चुअली जो मिला है उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बट सिर्फ उसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाए, जो कैपेसिटी है आपकी प्रॉपर्टी की इनकम कमा के देने की उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो वापस एक बार साथ में बोलना फटाफट से, इसको कहीं तो साइड में नोट करके रखो, ये बहुत काम आएगा। फेयर रेंट
जो आइडियली होना चाहिए आसपास के प्रॉपर्टी का, और म्युनिसिपल के हिसाब से जो वैल्यूएशन आएगा वो, ठीक है। तो हमारे आसपास में दो लोग हैं, एक हमारे आसपास में हमारे जैसी प्रॉपर्टीज, दूसरा हमारे आसपास में हमारा मालिक यानी कि म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हमारे मालिक ने जो रेट कहा और हमें आसपास में जो रेट मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा देगा उसको प्रेफर करेंगे, वो ले लिया। बट ये जो भी ज्यादा होगा, अगर कोई लीगल लॉ लगाया गया है यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कुछ आया है, तो वो मैक्सिमम अपर लिमिट होगा हमारा, उसी के नीचे होना है। तो इसके लिए जो भी आपको मिला है उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करिए, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। इतना मिलना चाहिए था, अब मिला कितना, अगर जो मिला है वो ज्यादा मिला है, ठीक है ना, या फिर कम मिला है, जो मिला है ये कम है, या जो मिला हुआ है ये ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। ज्यादा मिला हुआ मतलब एक्चुअल रेंट ज्यादा है, और कम मिला हुआ मतलब एक्चुअल रेंट कम है, ठीक है। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो आपका जो भी एक्चुअल रेंट जो ज्यादा है, एक्चुअल रेंट ज्यादा है ना, तो एक्चुअल रेंट को हम क्या मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। और अगर एक्चुअल रेंट कम है तो उस केस में आपको दो पॉइंट्स चेक करना है। पहला पॉइंट, एक्चुअल रेंट कम इसलिए है बिकॉज घर वेकेंट है। अगर घर वेकेंट है तो फिर एक्चुअल रेंट को आप ले लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट अगर घर वेकेंट नहीं है, क्या बोलता हूं मैं, एक्सपेक्टेड रेंट जो है ये ज्यादा है एक्चुअल रेंट से, और कोई भी रीजन होगा, वेकेंसी के अलावा और कोई भी रीजन, तो जो एक्सपेक्टेड है उसी को हम गाँव मानेंगे, ठीक है। मैं होल्ड कर रहा हूं, इसको एक बार देखिए ध्यान से प्रॉपरली, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। एक बार फिर से क्या करेंगे, पहले हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनका वैल्यू, उनके घर का वैल्यू निकालेंगे, उसको अपने साथ कंपेयर करेंगे। बट अपने साथ कंपेयर करने से पहले हम म्युनिसिपैलिटी के पास जाएंगे, बिकॉज मालिक तो वही है। तो म्युनिसिपैलिटी अगर ज्यादा वैल्यू बोलता है तो हम बोलेंगे ठीक है भाई इसको फाइनल करते हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी कम वैल्यू बोलता है तो आसपास में देखेंगे, जो ज्यादा होगा उसको ले लेंगे, और इस वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है आपके स्टेट में तो आपका स्टैंडर्ड रेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको जो भी हायर होगा, आपके आसपास का फेयर रेंट या फिर म्युनिसिपल का वैल्यू, इन दोनों में से हायर लीजिए, उसको कंपेयर करिए आप स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इफ एप्लीकेबल दिस विल गिव यू एक्सपेक्टेड रेंट कि इतना मिलना चाहिए था। अब एक्सपेक्टेड रेंट जो भी होगा इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल को ले लीजिए एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल कम है तो वैकेंसी के कारण कम है तो भी एक्चुअल को ही ले लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट अगर और किसी रीजन के कारण यू कैन से कम है तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैं यहां बताता हूं, इसको पढ़ते हैं समझते हैं क्या बोला गया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। Actual rent received or receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized। मतलब unrealized rent, मुझे पता है यार मेरा टेनेंट बैंकरप्ट हो चुका है, निकल के चला गया है रिक्वेस्ट करके, पैसा नहीं आने वाला तो उसको इनकम नहीं मानना है। While determining gross annual value in case of let out property provided the conditions on rule number 4 are satisfied। What is rule number 4? आइए समझते हैं। Income tax returns however permit deduction of unrealized rent from gross annual value। If this view is taken, the unrealized rent should be deducted only after computing gross annual value। Forget about it, let us come over here and talk about this। उसी की बात हो रही है, ठीक है। सो हमने अभी क्या देखा 2 मिनट पहले कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है ईआर, जिसको हम आरईआर भी बोलते हैं, ये हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होगा या फेयर रेंट होगा। जो भी होगा ये आरईआर स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता, उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट जो है या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है, इसको हम एएलवी भी बोलते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू। कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने ये एनुअल लेटिंग वैल्यू देख लिया और डर गया कि यार ये तो पढ़ाई नहीं टीचर ने, ठीक है, मैंने तो पढ़ाई नहीं बुक के अंदर में, इंस्टीट्यूट को ब्लेम किया, टीचर को ब्लेम किया, ये किया वो किया, फिर पता चला यार ये तो वही है एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसके लिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ, ध्यान से देख के जाइएगा। कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एआरआर फॉर द ईयर लेस करंट ईयर का अनरियलाइज रेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये करंट ईयर का अनरियलाइज रेंट हम लेस तभी कर सकते हैं जब हम रूल नंबर 4 के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर शैल बी डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस। 4 कंडीशंस। पहला, टेनेंसी इज बोनाफाइड। दूसरा, defaulting tenant has vacated his property or steps has been taken to compel him to vacate। The defaulting tenant is not an occupation of any other property। SSE has taken all reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of unpaid rent etc। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को। सबसे पहली चीज, जेन्युइन केस होना चाहिए, मतलब टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन केस होना चाहिए कि कोई तो भी पहले टेनेंट था वहां। दूसरी बात, जो भी टेनेंट था वो उसने डिफॉल्ट किया, और ये डिफॉल्ट टेनेंट को आपने एक तो निकाल दिया है, आप हटाल चुके हो, या आप इनफ स्टेप्स ले चुके हो उसको निकालने के लिए, ठीक है। तीसरी बात, ये जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है ये दूसरे कोई यू कैन से प्रॉपर्टी को जाकर के नहीं लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। और आपका असेसिंग ऑफिसर जो है ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आपने इसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चालू कर दिया है। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यार, कोई किसी की डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो और किसी प्रॉपर्टी में तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो वो तो विकेट कर चुका है, बोनाफाइड भी था, सब चीजें प्रॉपरली थी, आप अनरियलाइज रेंट को माइनस कर सकते हो। उसको ऊपर जाकर थोड़ी ना बोलोगे पैसा दे। सो उसके फैमिली मेंबर को मान लिया फैमिली नहीं है, अब क्या करोगे, ठीक है।
सो ये एक बात हो सकती है। कोई डिफॉल्टर होगा, उसको निकाल दिया आपने, तो उस केस में ये आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझने आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर दैट कंपेयर द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड टेक द हायर वैल्यू आउट ऑफ इट। ठीक है, सो स्टेप 1 में क्या था? स्टेप 1 में हमने पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिया, फेयर रेंट लिया, विच एवर इज हायर। इसमें से हमने क्या किया? दिस और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, और उसको मान लिया हमने एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को आपने क्या करना है? एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल रेंट में से आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हो, जो आपको मिला नहीं है, एक्रूड था बट मिला नहीं है, उसको माइनस कर सकते हो। कब माइनस कर सकते हो? रूल नंबर 4 के 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो। अगर नहीं सेटिस्फाई होते तो माइनस नहीं कर सकते हो। हालांकि आपको पता है कि रियलाइज रेंट मतलब क्या? मिल गया। अनरियलाइज मतलब मिला तो नहीं बट मिलना चाहिए, क्या एक्रूअल बेसिस पे करते ना, तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, स्टेप नंबर 4, वेयर देयर इज वैकेंसी एंड ओइंग टू सच वैकेंसी ARR यानी कि एक्चुअल माइनस अनरियलाइज इज लेस देन एक्सपेक्टेड। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप क्या करने वाले हो? ARR को कंसिडर या एक्चुअल रेंट को कंसिडर करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट अदरवाइज देन दैट रीजन, वैकेंसी के कारण नहीं है, तो आप क्या कंसिडर करोगे? एक्सपेक्टेड रेंट को कंसिडर करोगे एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये काफी आसानी से, इसके अलावा वहां हमने पढ़ा समरी के अंदर में। ठीक है, ये देखिए आपके पूरे स्टेप्स यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड कंप्यूट रीजनेबल रेंट आ गया, और कैसे कंप्यूट करोगे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट हायर, तो उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए, विच एवर इज लोअर, फिर एक्चुअल माइनस अनरियलाइज करिए, उसमें से आ जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पे देखिएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर आप करते हो प्रैक्टिस, बढ़िया है, नहीं करते हो लीव करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा, जैसे भी आप करना चाहो। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसके एडवांस ही क्वेश्चन से ये उसमें कवर हो जाएगा। एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत कम है ना, बराबर है। ठीक है, हाँ, एमसीक्यू घर में आ सकते हैं कि आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, एक्चुअल प्रॉपर्टी अनरियलाइज दे दिया, पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट दे दिया, और आपको यहाँ पे हिंट्स भी दे दिया आंसर के। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इसको कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक्चुअली देखोगे ना, आंसर भी यही है, बट आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका आंसर, ठीक है ना, आंसर भी यही दिया हुआ, बट आइए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर लीजिएगा, आइए लेट्स ट्राई। पहला केस, हाउस 1 की बात करते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 10,000। फेयर रेंट कितना है? 8,000। दोनों में से क्या लेंगे? हायर लेंगे क्या? हाँ, हायर कितना आ गया? 10,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 10,000, मतलब रिकवर किया जा सकता है विचएवर इज लोअर। 10,000 यहां पे आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरे केस में 12,000 म्युनिसिपल वैल्यू है आपका, फेयर रेंट 16 है, हायर ले लो 16, वसूल कितना कर सकते हो? 14, तो 14 हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। 12,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट 16,000 है, तो 16,000 ले लिया, रेंट कंट्रोल लगता ही नहीं है, तो 16,000 को मान लिया आपने एक्सपेक्टेड रेंट। सर फास्ट जा रहा है तो पॉज करिए, ट्राई करिए, कंसेप्ट को देख करके ट्राई करिए, फिर वापस आइए। 18,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 10,000 फेयर रेंट, ज्यादा हो गया कितना? 18,000, बट कलेक्ट कितना कर सकते हो? 8, तो 8 आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 16 है, फेयर रेंट 17 है, हायर कितना आ गया? 17, बट वसूल कितना कर सकते हो? 20, तो 20 करेंगे क्या? नहीं, 17 करेंगे। चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। चेक करिए, आगे बढ़ेंगे। सर डन। आइए सेकेंड वाला आप ट्राई करिए पहले। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 मिनट है, आप ट्राई करिए। ये सिमिलर टू 1 एंड 2 है, इसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, नीचे आंसर में देखिए, अपन सॉल्व करेंगे।
कोशिश करनी है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यस पीपल, लेट्स गो। चेक करते हैं आंसर कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 एंड 6 इंडिपेंडेंट केसेस है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, पीरियड फॉर द स्टे है। ठीक है, चलिए सो हाउ विल यू डू इट। सब 12 मंथ्स है, यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये 10 मंथ्स है। ठीक है ना, लास्ट वाला जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है सर, आपको 10 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। मुझे बताइए, पहले केस में 120 और 105 व्हिचएवर इज हायर लेना है, 120 ले लिया, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल रेंट कितना है 10 है 100 है, तो माना क्या जाएगा, एक्चुअल ज्यादा है या फिर आपका ग्रॉस एनुअल ज्यादा है। किसको मानेंगे हम, 120 को मानेंगे। यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसी के नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ पे GAV कितना आ जाएगा सर 120, क्यों 120 ज्यादा था। ठीक है, सेकंड केस में देखिएगा, सेकंड केस में क्या है 130 115 कितना लेंगे 130, ज्यादा से ज्यादा कितना 100, तो 100 ले लेंगे, 100 और 110 व्हिचएवर इज हायर क्या लेंगे सर 110 लेंगे, एक्चुअल हायर। ठीक है, उसके बाद 140 और 135 क्या आ जाएगा 140 140 और 135 135 आ जाएगा, 135 135 135 ही रहेगा, तो यहां पे क्या लेंगे सर 135 ले लेंगे। उसके बाद देखिएगा अगला वाला 150 155 155 155 180 155 155 175 क्या लेंगे सर 175। आई होप आप मेरे जितना फास्ट अभी कर पा रहे होगे, नहीं भी तो टेंशन नहीं है, धीरे चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला वाला देखिएगा क्या है, अगला वाला 160 175 175 175 165 165 165 200 कितना आ जाएगा सर 200। ठीक है, 180 168 क्या आएगा 168 नहीं 180 180 144 कितना आ जाएगा सर 144, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है सर 100, क्या आएगा आंसर सर 100 आएगा। बिल्कुल गलत जा रहे हो, क्यों गलत जा रहे हो आइए बताता हूं। क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी 10 मंथ्स के लिए यूज की गई है, 10 मंथ्स के लिए यूज की गई है, मतलब 1 जून से लेकर के अप्रैल को निकाल दीजिए, मई को निकाल दीजिए, 1 जून से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टार्ट हुई है जो भी है वहां से लेकर के आगे। तो आपने क्या करना है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ये तो पूरे साल का है, याद दिया हुआ है ना क्लियरली, फेयर रेंट पूरे साल का, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का है, क्या करेंगे सर इसको करेंगे हम डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, नया वैल्यू निकालेंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है सर 150 आता है। उसके बाद 168 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है सर 140 आता है। उसके बाद 144 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा सर 120 आ जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट कितना है सर 100 है। अब क्या करेंगे 150 140 कितना आ जाएगा 150 150 120 120 120 और 100 कितना आएगा 120 आ जाएगा। यहां पे आपका आंसर 120 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ये रहा आपका यहां पे आंसर नोट के साथ। होने बाद डन बताइए, आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। यस सर, कोई डाउट यहां तक? ऑल गुड, सब बढ़िया, सब मजे में यहां तक? यस 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 पीपल। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अभी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कितने क्वेश्चन लिखे थे, 6 7 8 भी है। और आइए फटाफट से कॉन्सेप्ट ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आइएगा फटाफट से। यस 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 सर, यस सर, यस सर, यस सर, लेट्स गो।
कहां थे हम, यहां थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द जीएवी इन केस ऑफ द फॉलोइंग लेट आउट प्रॉपर्टीज फॉर एवार 24-25। कितने प्रॉपर्टीज दिए हुए आपको, 5 प्रॉपर्टीज दिए हुए। म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, अनरियलाइज रेंट भी है। तो एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट पकड़ना है हमने, बिल्कुल हाँ। अनरियलाइज रेंट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कितना दिया हुआ है सर, मंथ्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। मुझे बताइए अगर मंथ्स में से माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा यहां पे, मतलब क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट कितना 120, 120 को डिवाइड बाय 12 करिए, एक महीने का मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करिए, क्यों, क्योंकि 2 महीने का तो रियलाइज्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये 100 आता है क्या, चेक करो। 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इट कमिंग टू 450। उसके बाद 180 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करिएगा, 165 आता है क्या, चेक करो। 360 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो वापस 9 करिएगा, 270 आता है क्या, चेक करो। 150 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करिएगा, कितना आता है, 25 आता है क्या, चेक करो। नहीं 150 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 125 आना चाहिए, चेक करो। ये मैच हो रहा है क्या, पहले चेक करिए। सर कैसे किया आपने, फिर से बताइए एक बार। अनरियलाइज्ड रेंट जो है ये मंथ के टर्म्स में दिया हुआ है, तो 2 महीने का रेंट अनरियलाइज है, 3 महीने का रेंट अनरियलाइज है, 1 महीने का रेंट अनरियलाइज है, तो जितने का रियलाइज उतना ही चाहिए ना हमें। अज्यूम करके कि कंडीशंस ऑफ रूल फॉर सेटिस्फाइड। सर मैं उल्टा अज्यूम कर सकता हूं क्या, अपना काम डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो, आप ये अज्यूम करें ना कि रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड है। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि सेटिस्फाइड नहीं है तब तक आप मानेंगे सेटिस्फाइड है, बट उसको अजम्पशन लिखना जरूर है नोट के माध्यम से, ठीक है। सो यहां पे क्या आ जाएगा, 120 इज फॉर 12 मंथ्स, तो 120 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू रेंट फॉर 1 मंथ। 2 महीने का तो अनरियलाइज्ड है, जितना रियलाइज्ड हो उतना ही लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 12 माइनस 2 10 आ गया 120, ऐसे आपको ये आ गया पूरा। अब क्या करेंगे सर, अब देखिएगा 90 300 क्या हाईएस्ट है, 300 को 150 सॉरी 50, तो 50 आ गया, 50 और 100 कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड केस 500 300 कितना आ गया, 500 500 800 कितना आ गया, 500 500 600 कितना आ गया सर, 600 आ गया सर। नहीं, क्यों नहीं, एक्चुअल रेंट 600 नहीं है ना सर, 450 के साथ कंपेयर कर रहे हो ना आप, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, 450 के साथ, तो हायर क्या आ गया 500। समझ रहे हो बात को, फिर से एक बार, 500 300 हाईएस्ट क्या 500, 500 800 क्या आ गया 500, फिर 500 और 450 कितना आ गया 500, ठीक है। उसके बाद 30 और 300 300 300 टू 240 240 240 और 165 कितना आ गया, 165 आएगा, नो सर 240 आएगा, हाईएस्ट लेना है ना यहाँ पे, तो 240 आ जाएगा। 100 और 300 कितना आ गया, 300 300 250 250 250 270 270 315 300 कितना आ गया, 315 315 और 500 कितना आ गया सर, 315 315 और 125 कितना आ गया सर, 315। एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। कोई डाउट है बताइए। यस पीपल, कोई डाउट यहां तक, आई होप डन। यस पीपल डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्या बोलते हैं सर, जीएवी कैलकुलेट करिए। जीवी किस में से कैलकुलेट करना है, किस चीज से जीएवी कैलकुलेट होगा, देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। H1 H2 6 तक दिया हुआ है, प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट इन नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है, वेकेंट प्रॉपर्टी कितने मंथ्स के लिए, एक्चुअल रेंट पर एनम दिया हुआ है। अब जब वेकेंट है तो वेकेंट में तो प्रॉपर्टी का रेंट आएगा नहीं, तो वेकेंट है तो उसमें से क्या करना है आपने, माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे, आइए देखते हैं। सो 600 है आपका पर एनम, 600 डिवाइड बाय 12 करिए, एक महीना वेकेंट है तो रेंट कितने का मिलेगा, 11 महीने का, तो 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इट कमिंग टू 550, प्लीज चेक। उसके बाद 900 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है, 675 आता है क्या, प्लीज चेक। 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है, 250 आता है क्या, प्लीज चेक। 240 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 220 आता है क्या, प्लीज चेक। 216 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है, 180 आता है क्या, प्लीज चेक। 240 का केस जो है वापस 220 आएगा।
सो 550, 675, 250, 220, 180 एंड 220 आता है क्या? चेक करो एक बार सर जी, आता है क्या? चेक करो एक बार। प्रॉपर्टी अगर रिमेन विकेंट होती है तो उस केस में क्या आएगा? जस्ट चेक, सी इफ यू आर एबल टू गेट दीज प्रॉपर्टी का आंसर, ठीक है ना। चलिए अब करना क्या है, वही अपना 200 और 300 क्या हाईएस्ट है? 300, 300 और 300 क्या हाईएस्ट है? 300, 300 और 550 क्या हाईएस्ट है सर? 550। आगे जीएवी 300 और 600 कितना आ गया? 600, 600 और 180 क्या आ जाएगा? 180, 180 और 675 सर क्या आ जाएगा? 675। एक्चुअल ग्रेटर है। 400, 750 क्या ग्रेटर है? 750, 750, 280 क्या लेस है? 280, 280 और 250, 280 एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट सर ज्यादा है, और 250 एक्चुअल रेंट कम है। तो किसके कारण है? वैकेंसी के कारण है ना, यहां लिखा हुआ ना वैकेंसी, हाँ, तो एक्चुअल रेंट को मानेंगे क्या सर? यस। अगर वैकेंसी के कारण नहीं होता तो हम क्या मानते? 280 मानते हैं। क्या मानते सर? हम 280 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद 500, 180 क्या आ जाएगा? 500, 500 के बाद 225, 225, 225 और 220, 225 एक्सपेक्टेड ज्यादा है, मिला कितना है? कम है, बट वैकेंसी के कारण है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। 300, 200, 300, 300, 250, 250, 250 और 180, तो मिलना 250 चाहिए था, मिला कितना है? 180 है। क्या करेंगे हम अब? क्या करेंगे अब हम? क्या करेंगे अब हम? बताइए बताइए बताइए। यस 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 सर। तो लेट्स से आपके और मेरे लिए अभी फिलहाल समझने के लिए इंस्टीट्यूट ने भी यही कॉल किया हुआ है, यहां पे हमने असम्पशन डाल दिया कि लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ये वेकेंट के कारण तो इसका एक्चुअल रेंट कम है, बट बाकी के कारण भी होगा, तो उस केस में आप एक्सपेक्टेड रेंट को मान लीजिएगा, यानी कि 250 को आप मान लीजिएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अज्यूम करके कि ये सिर्फ वैकेंसी के कारण नहीं है, और भी चीजों के कारण। अगर सिर्फ वैकेंसी के कारण हो तो टेंशन नहीं है। नेक्स्ट 300, 400, 400, 400, 240, 240, 240 और 220 क्या आ जाएगा सर? 240 आ जाएगा? नो सर। क्यों सर? 240 आना चाहिए ना? नहीं सर, हम 220 लेंगे यहां। क्यों लेंगे हम 220? अगर वैकेंसी पीरियड के अलावा होगा तो, अगर वैकेंसी पीरियड के अलावा होगा तो कितना आना चाहिए? तो उस केस में 240 आना चाहिए, तो आइडियल केस में 240 आएगा, बट बाकी के केस में कितना आ जाएगा सर? 220 नहीं, 220 ही आएगा। 240 आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। चेक कर लो यहां तक, कोई डाउट है तो बताइए। यहां देखिए नोट्स के साथ सब दिया हुआ है, आप एक बार चेक करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। सर कोई डाउट है यहां तक? कोई भी डाउट है यहां तक तो बताइए। आइए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और खास क्वेश्चन है, राइट। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, देखिएगा। दे से एक्स ओन्स हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे, डिटेल्स रिलेटिंग टू दी विच आर म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, रेंट 10,000 per month up to 15/10/2023 and 12,000 per month after that. The property is transferred by X to Y on February 28, 2024. However, Y failed to recover the rent for the month of March. However, find the gross value of the property in the hands of X and Y both. क्या बोलते हैं? इन दी हैंड्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो एक्स के लिए कितने महीने हो जाएंगे? एक्स के लिए सर हो जाएंगे 11 मंथ्स, और वाई के लिए कितना हो जाएगा सर? वाई के लिए 1 मंथ हो जाएगा। तो वाई का अनरियलाइज्ड रहा है, वाई का अनरियलाइज्ड रेंट रहा है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहली चीज मुझे निकालना होगा वैल्यूएशन। क्या निकालना होगा सर? मुझे वैल्यूएशन निकालना होगा। फेयर रेंट भी दिया हुआ है और म्युनिसिपल रेंट भी दिया हुआ है। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करता है, नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको समझ के सॉल्व करता है, रुकिए मुझे इसको कॉपी पेस्ट करने दो।
ये आपके नोट्स में ऑलरेडी आंसर्स है, इसके लिए मैं इसका यू कैन से कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए मैं ये अपलोड नहीं करूंगा, बट आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। ठीक है, चलिए सो क्या करेंगे हम, यहां पे मैं लिख देता हूं x, यहां पे लिख देता हूं y। x का कितना है 11 मंथ है, y का कितना है 1 मंथ है। ठीक है ना। सो इस केस में हमने कैलकुलेट करना है, अभी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे सर, फेयर रेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फेयर रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, आप देखोगे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, यहां कितना आएगा सर 1,65,000 आ जाएगा सर, माइनस इक्वल टू यहां आ जाएगा सर 15,000। ठीक है ना। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन लगेगा सर, कितना है 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, कितना आएगा ये 183333। ठीक है, माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा ये 16,667 आ जाएगा। राइट, दोनों में से जो भी हायर है, हायर लेना है ना इसमें से हमें, तो दोनों में से जो भी हायर है कितना आ जाएगा 183333, 16,667। उसको लेस देन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को भी डिवाइड करना पड़ेगा सर। हाँ, स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, कितना आएगा 1,92,500 माइनस 210, 17,500। अब क्या करेंगे सर हम यहाँ पे विचएवर इज लोअर कर लेंगे, तो इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, यहां कितना आ गया 183333, यहां कितना आ गया 16,667। सही बोल रहा हूं क्या, चेक करो यहां तक, सही बोल रहा हूं क्या, चेक करो यहां तक। ठीक है ना। सो ये लोअर आ गया आपका, लोअर आ गया मतलब ये क्या आ गया आपका, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट यार, एक्चुअल कितना आएगा, एक्चुअल कितना आएगा सर, देखिए पहले केस में तो रेंट आ गया है 10,000 पर मंथ है अप टू 15 अक्टूबर, तो सितंबर तक के 9 मंथ्स हो गए, अक्टूबर के कितने दिन हो जाएंगे, आधे, तो अक्टूबर के लिए हो जाएगा आपका 5,000, मतलब लगभग कितना 95,000 आता है क्या लगभग, हाँ या ना, नहीं सर, क्यों नहीं आता है आपको बताता हूं मैं, बिकॉज यहां पे अगर आप देखेंगे तो 12,000 जो है ये 12,000 भी लिया गया है कुछ महीनों के लिए, और 10,000 भी लिया गया है कुछ महीनों के लिए। ठीक है ना। सो आपका 10,000 जो है ये 6.5 मंथ्स के लिए लिया गया है, ये मैंने एम प्लस कर दिया, और 12,000 जो है ये मैंने 4.5 मंथ्स के लिए ले लिया, एम प्लस कर दिया, कितना आ गया 119। सर कैसे आया ये, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 11 महीने है ना सिर्फ, एक महीना तो वाई के पास है। ठीक है, तो ये 1,19,000 हो जाएगा, यहां निल हो जाएगा, हम रिकवर कर ही नहीं पाए हैं। अब हम रिकवर कर ही नहीं पाए हैं तो फाइनली गांव कितना आता है सर, दिस और दिस विचएवर इज हायर, तो 183333, और दिस विचएवर इज हायर 16,667। ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। सर यहां तक कोई डाउट, यस यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, यस सर, नो, ओके पीपल। सो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है अभी।
कुछ 3-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। कितने थे? 4, 5, 6, 7, 8, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन वी कैलकुलेट गाव, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब गांव से नाव तक का सफर जो होता है इसको तय करते हैं। गांव से नाव तक का सफर जो होता है सर, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जीएवी जो आपका आता है, एक बार फिर से क्या आएगा? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, इसमें से और स्टैंडर्ड रेंट, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है व्हिचएवर इज लोअर, राइट, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करिएगा, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करिए, 4 कंडीशन रूल नंबर 4 के सेटिस्फाई होते हैं तो वो आ जाएगा आपका कंपैरिजन जो भी होता है उसमें से व्हिचएवर इज हायर लेना है आपने, ठीक है। सो ये आपने कंपेयर करना है। एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा तो एक्चुअल रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट को लेना है क्या? अगर वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट ही लीजिए, बट अगर बिना वैकेंसी के है तो एक्सपेक्टेड रेंट को लीजिए, ठीक है। आइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, म्युनिसिपैलिटी जो होती है, ये कुछ टैक्सेस लेवी करती है। अगर आपने टैक्स को एक्चुअल में भरा है और आप ही ने भरा है एज एन ओनर, ठीक है ना, पहले तो आपने एज एन ओनर भरा है, दूसरा भरा है, पेड है, एक्चुअली पेड है, उसी केस में अच्छा वो उस ईयर का ही होना चाहिए। तो सपोज 24-25 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करता हूं, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करता हूं, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में मैंने एज एन ओनर मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट उसका म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअल में पे किया और वो टैक्स उसी साल का था, तो जाकर के मुझे रिडक्शन मिलेगा। सर कितना रिडक्शन मिलेगा? जितना भी हो। सर प्रूफ की जरूरत है क्या? आपके पास रेडी होना चाहिए। Taxes paid to foreign local authority shall be allowed as a reduction. Taxes exceeding GAV, तो नेगेटिव में आपका NAV हो सकता है क्या? हाँ, आपकी नाव नेगेटिव में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो GAV जरूरी नहीं है, NAV रहा चलेगा क्या? NAV नेगेटिव रहा तो भी चलेगा। रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर अ प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल, तो उसकी बात ही नहीं करनी है। एडवांस अगर पे करके रखा है चलेगा क्या? नहीं चलेगा, उसी साल का उसी साल में पे करना है, एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आइए, सो नाव तो आगे, हम गांव से नाव पे आगे। अब नाव से फाइनल इनकम टैक्सेबल फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, दो चीज है। पहला 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नाव, 30% ऑफ नाव, जहां पे नाव नेगेटिव है या जीरो है स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव सेक्शन है, एक एक करके 2 पॉइंट्स दिए हुए। पहला पॉइंट तो 30% ऑफ नाव हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आईओबीसी। आईओबीसी जो है ये 2 केसेस में अलग अलग होगा। इनफैक्ट ये 2-3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहला एसओपी के लिए अलग होगा, दूसरा एलओपी के लिए अलग होगा। उसके अंदर में प्री कंस्ट्रक्शन अलग होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन अलग होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपने लोन ले लिया, आपने कैपिटल को बोरो किया है, किस लिए बोरो किया है? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आपको मिल चुका है, तो डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरिंग व्हिचएवर इज लेटर पकड़ना है। एंड 31 ऑफ मार्च जिस साल कंप्लीशन हुआ है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसको अलाउ कर दिया जाएगा। आप लोन ले रहे हो, उस लोन को आप यूज कर रहे हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए, और वो लोन को आप रीपे कर रहे हो, उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सर अलाउड हो जाएगा आपको, ठीक है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के केस में क्या करेंगे आप? जब तक लोन आपका चलते रहता है, उस साल में जितना पे किया उतना उस साल में सर अलाउ हो जाएगा। उस साल में जितना पे करोगे उस साल में उतना अलाउ हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल भी बात करेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। रुकिए मैं उसके ऊपर आपको बताता हूं। ये रहा सेक्शन नंबर 24, पूरी तरीके से ध्यान देना। क्या बोलते हैं ये? एनएवी को जो है उसमें से, एनएवी नेट एनुअल वैल्यू में से आपको, देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से नेट एनुअल वैल्यू पे आप आगे, गांव से नाव में आप आगे। अब नाव से फाइनल अमाउंट दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैसे आओगे? उसके लिए आपको ये समझना है कि एनएवी में से 2 डिडक्शंस माइनस हो गए। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 24A का, दूसरा होगा आईओबीसी। आईओबीसी कहां होगा? 24B का होगा, ठीक है। पूरी तरीके से ध्यान सामने होना चाहिए। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा 30% ऑफ एनएवी। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जितना भी अमाउंट है पूरा का पूरा अलग होगा। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा सर। बट अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हो, उसके अंदर में आपका जो लोन है इसका कुछ लिमिट दिया गया है। आपके लोन को लिमिट क्या दिया गया है सर? अगर आपने लोन लिया हुआ है रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मैक्सिमम 30,000 इन टोटल विल बी अलाउड फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। सर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 2 घर हो सकते हैं, समर होम, विंटर होम होता है लोगों का। सर्दियों में यहां रहेंगे, गर्मियों में यहां रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज के लिए मैक्सिमम 30,000 इन टोटल, अगर आप रिपेयर के लिए एक्सेट्रा लोन ले रहे हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसके अंदर में वो प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन की बात होगी ना, उसकी बात है। एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच यू हैव
बोरोड द कैपिटल प्लस आपके पास लेंडर से सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरेस्ट के अमाउंट को स्पेसिफाई करते हुए। अगर ये सब है तो 2 लाख रुपीज मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज के लिए अलाउड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 30,000 रुपीज 2 प्रॉपर्टी के लिए अलाउड है। हाउएवर सर हाउएवर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अभी बात की थी हमने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड है इफ अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड अ पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली इनकम विल बी सेपरेटली कैलकुलेटेड फॉर दी सेम। ये आपका समरी है। मैं चाहता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले आप इसको एक बार गो थ्रू करें। मैं इसको जूम करता हूं, ये देखिएगा फिर से एलओपी और एसओपी। एलओपी के केस में क्या हो जाएगा सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, आईओबीसी पूरा मिलेगा, लिमिट है नहीं है। अगर एसओपी है, एसओपी के अंदर में लिमिट है, हाँ सर लिमिट है। किसकी क्या लिमिट है, रिन्यूअल रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन के लिए 30,000 मैक्सिमम और एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन अगर 5 साल में कंप्लीट हो जाता है और सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है तो 2 लाख इन टोटल। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सर अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर सर। ये सेम चीज यहां पे दी गई है कि इंटरेस्ट जो है ये अलाउड है एक्रूअल बेसिस पे। ऑब्वियस सी बात है आपका इनकम जो है ये भी एक्रूअल बेसिस पे अलाउड है। न्यू लोन जो लिया गया है पहले वाले लोन को पे करने के लिए वो नहीं मिलेगा, उसका ब्रोकरेज जो है ये नहीं डिडक्ट कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रिंसिपल टैक्स के लिए नहीं चलेगा। तो इंटरेस्ट लोन लिया है दूसरा लोन चुकता करने के लिए नहीं चलेगा, लोन लिया है म्युनिसिपल टैक्स भरने के लिए नहीं चलेगा, ब्रोकरेज दिया हुआ लोन पे उसका भी कुछ रिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम from the head house property क्या बोलते हैं, any interest chargeable under this act which is payable outside India is not allowed if on such interest TDS has not been deducted and in respect of such interest there is no person in India who may be treated as an agent। इंडिया में एक एजेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आपने फॉरेन में से लोन लिया हुआ है और फॉरेन में जब इंटरेस्ट पे करोगे लोन के ऊपर का तो टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर ये सब करते हो तो उस इंटरेस्ट को हम अलाउड कर लेंगे, अदरवाइज उस इंटरेस्ट को हम अलाउड नहीं करेंगे। कब, जब फॉरेन में आउटसाइड इंडिया किसी को पे कर रहे हो तो। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, राइट। चलिए आइए अगले पॉइंट पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या बोलता है ये देखिएगा। इन कौन से केस में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे, जब मेरा खुद का रेसिडेंट होगा या मैंने एक्चुअल में लेट आउट नहीं किया है, मुझे कोई बेनिफिट यहां से आ नहीं रहा है तो एनुअल प्रॉपर्टी मेरी निल हो जाएगी। या मैंने ऑक्यूपाई किए हैं मोर देन 2 हाउसेस, ही इज अलाउड टू ट्रीट ओनली 2 हाउसेस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, बचे हुए जो है इसको डीम लेट आउट करेंगे। तो 10 प्रॉपर्टी है, 10 में से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, बचे हुए 8 या तो सच में लेट आउट करो, नहीं करोगे तो उसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा, उसके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, पार्टली एसओपी और पार्टली वेकेंट है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, पार्टली एसओपी और पार्टली लेट आउट है तो पार्टली एसओपी और पार्टली लेट आउट ही मानेंगे, पार्टली एसओपी और पार्टली यूज फॉर बिजनेस है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे टू दी एक्सटेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन। जो बिजनेस वाला पार्ट है उसको तो यहां मानना ही नहीं है। इस पार्ट को एक बार देखिएगा, मैं 1 मिनट का वेट करता हूं, इसको डिस्कस करता है। गो फॉर इट फास्ट। यस पीपल, आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अवेलेबिलिटी क्या बोलता है, ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ इंडिविजुअल एचईएफ ही क्लेम कर सकता है और किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। व्हेन ओनर वांट टू चेंज द ऑप्शन, सर कौन सा ऑप्शन चेंज की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वंस अ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड इट शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप इसको हर साल विदाउट एनी परमिशन विदाउट एनी इंटीमेशन चेंज कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कौन से साल में आप कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना चाहते हो। बट आपके पास अगर ज्यादा प्रॉपर्टीज है, 2 से ज्यादा खास करके, तो मैक्सिमम 2 को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर पाओगे। बाकी आप लेट आउट एक्चुअल में करिए या मत करिए फर्क नहीं पड़ता, डीम लेट आउट माना जाएगा। व्हेन ओनर ऑक्यूपाइज
अ हाउस इन सम अदर कैपेसिटी, तो उसको यहां पे उसका बेनिफिट क्लेम नहीं किया जा सकता है। व्हेन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन अ कंबाइंड फॉर्मेट, तो एनुअल वैल्यू ऑफ द एंटायर हाउस शैल बी टेकन एज निल एज देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी। अच्छा, क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसी चीज आ सकती है कि यार दो प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी है, तो एक को या दो को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए, दूसरों को आप डीम्ड लेट आउट मानिए, और आइए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो आपको दोनों तीनों प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करके देखना है, जो भी बेस्ट ऑप्शन फिजिबल है उस पर्टिकुलर एसएससी के लिए इन क्वेश्चन, उसको आपने फॉलो कर देना है। ठीक है, आइए अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू माइनस आईओबीसी, दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलता है? जब आपका लेट आउट प्रॉपर्टी होता है तभी मिलता है। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू जो है ये हमारे ऊपर है, हमने कौन से केस में कैसे चूज करना है, कौन से दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, ये हमारे ऊपर है, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो आप हर बार अलग अलग करके चेक कर सकते हो। 24B का जो हमने लोन की बात की थी, जो एलओपी के लिए एप्लीकेबल है, उसमें हमने जो पढ़ा था उसी को वापस बोल रहा हूं मैं। लोन इज टेकन आफ्टर 1/4/1999 फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, और वो 5 इयर्स में कंप्लीट है, लेंडर ने सर्टिफाई किया हुआ, तो 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउड है। अदर केसेस में 30,000 का इंटरेस्ट अलाउड है। इन एनी केस डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख इन अ ईयर। 2 लाख के अंदर ही होगा जो भी होगा। सर एलओपी के केस में लिमिट है क्या? एलओपी के केस में लिमिट नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इज सेम एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेक्शन। एसएससी शैल ऑलवेज हैव निल इनकम और लॉस अप टू 2 लाख रुपीस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। तो मैक्सिमम आपका लॉस जो हो सकता है एचपी के अंदर में, अगर आपने लेट आउट किया हुआ है तो लेट आउट के अंदर में मैक्सिमम लॉस आपका 2 लाख तक हो सकता है, बिकॉज जो भी इनकम होगा उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा अकॉर्डिंगली गांव नाव के हिसाब से। ठीक है, यहां देखिएगा समराइजेशन है, मैं पहले डिस्कस करता हूं फिर आप उसको एक बार देख लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 1990 के बाद ही लोन लिया जाएगा, ये तो टेंशन की बात है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है 2 लाख रुपीस। सेल्फ ऑक्यूपाइड इसके बाद लिया हुआ रिपेयर के लिए 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड बिफोर लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड बिफोर लिया हुआ है रिपेयर के लिए 30,000 ही, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड भी चाहिए, आफ्टर भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन या परचेस के लिए चाहिए तो ही 2 लाख अलाउड होगा। लेट आउट के लिए कोई भी समय पे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो, लिमिट की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आइए इस पार्ट को एक बार देख लीजिए पहले, फिर हम बढ़ेंगे आगे। डन। आइए कंसेप्ट्स का डी एंड करने के आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट्स है, आइए समझते हैं। प्रॉपर्टी जो है इसको ऑक्यूपाई ही नहीं किया हुआ है, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। वेयर एन एसएससी हैज अ रेसिडेंशियल हाउस केप्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, इट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय ओनर owing to his employment, business or profession carried out at any other premises, and hence he has to reside at that place in a building not belonging to him. Such house shall be termed as unoccupied property. नहीं 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 सर, बिल्कुल समझा ही नहीं सर, वापस से करेंगे सर, वापस से समझेंगे। क्या बोलता है ये? एसएससी हैज अ रेसिडेंशियल हाउस केप्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। मेरा घर है पुणे में है, ठीक है, द हाउस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर। क्यों? बिकॉज मैं काम करता हूं पुणे से 50 किलोमीटर दूर, मैं रोज आना जाना नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे कंपनी ने 50 किलोमीटर दूर यहां से एक जगह है, सपोज लोनावाला करके एक जगह है पुणे में, जिनको नहीं पता होगा, सो पुणे के नजदीक में है 50-60 किलोमीटर पे, तो वहां पे मैं काम करने जाता हूं, वहां मेरा ऑफिस है, वहां मेरा एम्प्लॉयमेंट, और वहां मुझे घर दिया गया है, मैं वहां रह रहा हूं। ही हैज टू रिसाइड इन अ हाउस नॉट बिलोंगिंग टू हिम, वेदर रेंट इज पेड फॉर दैट हाउस और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे पर्सनल कन्वीनियंस के लिए मैं वहां पे रह रहा हूं, तो उस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को, जहां जो मिडिल प्रॉपर्टी जिसको मैंने मेरे लिए रिजर्व कर रखा है कि यार सैटरडे संडे आऊंगा यहां रह जाऊंगा, इसको मैं
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल सकता हूं। ट्रीटमेंट सेम जो एसओपी को दिया जाता है वही दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटेशन उसका भी कैसा होगा उस केस में, सेम आईओबीसी के साथ होगा। एसएससी कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट इन सेम प्रीवियस ईयर, एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट इवन दो ही हैज अदर हाउस प्रॉपर्टीज। 23(2)(a), 23(2)(b क्या है ये सर, 23(2)(b जो है मतलब एसओपी वाला, तो दो एसओपी का बेनिफिट नहीं आ सकता। और एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ दिस इवन दो ही हैज अदर हाउस प्रॉपर्टीज। तो कितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज हो, अनऑक्यूपाइड को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं। सर डीएलओपी क्या बोल रहा हूं सर मैं, डीएलओपी। आइए डीएलओपी की बात करते हैं। देखिएगा सिंपल सा फंडा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहते हो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। अगर दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके हैं तो मैक्सिमम दो को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, प्रोवाइडेड वो सच में लेट आउट नहीं है। अगर वो लेट आउट है तो वो लेट आउट माने जाएंगे, ठीक है ना। सो वेयर एसएससी ऑक्यूपाइज मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड और हैज मोर देन 2 अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, देन for any two of them a benefit can be claimed at the choice of the SSC and remaining property will be assumed to be deemed to be let out। तो देखिए मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, 10 में से 4 लेट आउट है तो इनको मैं लेट आउट ही मानूंगा। उसके अलावा जो 6 है, 6 में से 2 प्रॉपर्टी जो है ये एसओपी है अनऑक्यूपाइड मिला करके, बचे हुए 4 जो है इसको मैं डीएलओपी मानूंगा। तो 4 एलओपी, 4 डीएलओपी, 2 एसओपी। अब कौन से 2 एसओपी 10 में से, ये मेरे ऊपर है, जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो मैं ले सकता हूं, ठीक है। बात सिंपल सी है, राइट। सो गांव ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी विल बी एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि लेट आउट तो किया ही नहीं है ना। अगर लेट आउट नहीं किया है तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट उसको माना जाएगा। लेट आउट करोगे तो एक्चुअल आएगा तो कंपेयर करोगे। लेट आउट है ही नहीं, डीम्ड लेट आउट है, तो जो भी आपका क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट है, मतलब क्या म्युनिसिपल फेयर व्हिचएवर इज हायर और दैट पर्टिकुलर हायर अमाउंट एंड रेंट कंट्रोल एक्ट का स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, इसको आप क्या मान लोगे सर, एक्सपेक्टेड रेंट मान लोगे, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस और रिडक्शंस 24A और बी के जो है ये अवेलेबल हो जाएगा जो लेट आउट के केस में मिलता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एलओपी विल बी इक्वल टू ट्रीटमेंट ऑफ डीएलओपी, एज सिंपल एज दैट। सर अब लास्ट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। जो ऑनलाइन यूट्यूब पे इसको देख रहे हो सकता है आपको ये सेशन अगले 10 मिनटों में खत्म हो जाए, ऐसा मत सोचना सर ने 3 घंटे बोले थे। बचा हुआ एक जो 1-1.5 घंटा आएगा वो अलग से आ जाएगा पार्ट 2 करके, जिसमें क्वेश्चन आंसर कवर हो गए ज्यादा। तो इसमें 5 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, 3 आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ और 15 के आसपास क्वेश्चन बाकी है, वो आपको अलग वीडियो में आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर, शायद इसको ही अटैच करके आ जाए, शायद अलग आ जाए। तो अगर इसको नहीं है अटैच, ये वीडियो खत्म हो जाता है तो आप प्लीज अलग वीडियो को उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और चैनल को जरा लाइक सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलो आइए, सो क्या देख रहे थे अपन यहाँ पे, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्टली लेट आउट अगर प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है, उस केस में करना क्या है। तो इस केस में अलग अलग चीजें हो सकती है। आप एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या लेट आउट क्या, आप एरिया एज वेल एज टाइम के हिसाब से कर सकते हो, टाइम के हिसाब से कर सकते हो। टाइम के हिसाब से मतलब वही प्रॉपर्टी साल के 6 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वही प्रॉपर्टी साल के 6 महीने लेट आउट है। वही प्रॉपर्टी उसका आधा एरिया साल का साल पूरा क्या हो सकता है, लेट आउट हो सकता है, और बचा हुआ आधा एरिया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, दोनों मिला करके ये भी हो सकता है। तो अगर एरिया वाइज डिवीजन होता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन और लेट आउट पोर्शन 2 सेपरेट हाउस करके ट्रीट किए जाएंगे, यूनिट ए एंड यूनिट बी, और प्रोपोर्शनेटली सब वैल्यूज इसकी डिवाइड की जाएगी। अगर टाइम वाइज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्चुअल रेंट जो होगा ये सिर्फ लेट आउट पीरियड के लिए लिया जाएगा, और अगर दोनों केसेस है तो साथ में मर्ज करके ले लेंगे, ठीक है सर। इसके ऊपर हम कुछ सॉल्व करेंगे तब ये चीज क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, राइट। सर अनरियलाइज रेंट जो है वो तो मैंने माइनस कर दिया सर, वैल्यू में से एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया और फिर मेरा एक्चुअल रेंट आ गया, उसको मैं आगे लेकर के चलता हूं। अब सर अगर आगे जाकर के रिकवरी हो जाती है, वसूली हो जाती है उस अनरियलाइज्ड रेंट की, या फिर जो अनरियलाइज हो के आ गया था और वो अरियर्स बन चुका है उसकी, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस के अंदर में आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स पे करना है। हाँ, अमाउंट सच रिसीव्ड शैल बी टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। क्यों, अगर पहले एलओपी होता, ये एलओपी तो पहले था, अगर रेंट आ जाता पहले तो हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता ना, बिल्कुल मिलता। तो जितना भी अमाउंट आएगा आपका अभी रिकवरी का, उसमें 70% मल्टीप्लाई करिए, टैक्स पे करिए। नो अदर रिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम दिस एंड इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। जब पैसा आएगा रिकवरी का उस समय पर हम इसको टैक्स कर देंगे। आई होप आपको एचपी एंजॉय किया होगा आपने, आपको मजा आया होगा। हमें मेरे ख्याल से कितने 4.5-5 घंटे हो गए ना, 5 घंटे हो गए हमें ये रिकॉर्ड करते हुए। आपके पास तो 1 घंटा 20-25-30 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, चाहिए तो दोबारा से एक बार देखिएगा, राइट। एक फायदा है 2 अलग ब्लॉक्स में वीडियो आने का कि ये आपका थोड़ा सा फटाफट अलग तरीके से देख करके हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स को आप अलग से देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।